अरे साधना सुनो, आज शाम को रिया से कह देना घर जल्दी आ जाए, और हाँ, उसे अच्छे से तैयार भी कर देना। विपिन जी ने ऑफिस जाते जाते दरवाजे से ही साधना को आवाज देकर कहा। अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। विपिन, अरे हाँ, मैं शाम को ऑफिस से आते हुए रसगुल्ले और खांडवी भी लेता आऊंगा। और रिया से कह देना कि ढोकले बना ले, उसके ढोकले बहुत अच्छे बनते हैं। अरे हाँ बाबा, हाँ सब कह दूंगी। और कुछ हंसते हुए साधना जी ने कहा, और हाँ, समोसे भी बना लेना, और सब तैयारी करके तुम भी समय से तैयार हो जाना। शाम 6 बजे तक आ जाएंगे वो लोग। इतना कहकर विपिन जी ऑफिस के लिए निकल गए। विपिन जी और साधना जी दोनों ही एक बहुत ही खुशमिजाज दंपति है। उनकी इकलौती बेटी रिया को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, और बस इसीलिए ही विपिन जी थोड़ा सा चिंतित थे और चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। विपिन जी और साधना जी दोनों ही नौकरी पेशा है, तो घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा साधन संपन्न और खुशहाल परिवार है दोनों का। एक छोटा सा 2 मंजिला बंगला है, जिसमें विपिन जी अपनी पत्नी साधना जी और अपनी इकलौती बेटी रिया के साथ रहते हैं। आज लड़के वालों के स्वागत के उपलक्ष्य में साधना जी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, और अपनी लाडली डॉक्टर रिया को भी कह दिया है कि वह घर जल्दी आ जाए। सुबह से ही साधना जी काम में जुट गई। सारा घर उन्होंने शीशे जैसा चमका दिया, और नाश्ते की भी सारी तैयारी कर ली। इधर अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी रिया भी शाम होने से पहले ही घर आ गई। डॉक्टर होते हुए भी वह एक बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की है, अर्थात उसे गृह कार्यों में बहुत रुचि है। उसे चित्रकारी करने का भी बहुत शौक है। रिया जब तस्वीरों में रंग भरती है ना, तो ऐसा लगता है कि मानो अभी तस्वीर सजीव हो उठेगी। और रंगोली, रिया के हाथ की रंगोली तो अब क्या कहूँ, दीपावली पर घर आंगन की सजावट अधूरी सी लगती है जब तक उसके हाथ की रंगोली से आंगन न सज जाए। उसे कविताएं लिखने का और अच्छा उच्च कोटि का साहित्य पढ़ने का भी बहुत शौक है। और तो और हमारी डॉक्टर साहिबा को खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता है। पाक कला में एकदम निपुण है हमारी डॉक्टर रिया। यदि उसके हाथ का बना पनीर मखनी आप एक बार खा लेंगे ना, तो जिंदगी भर जुबान से स्वाद नहीं उतरेगा। संगीत से भी रिया को बेहद लगाव है। स्वर उसकी साधना है। जब वह कोई सरगम छेड़ती है तो लगता है जैसे बहती हवा भी थमकर उसका संगीत सुनने को ठिठक कर रह गई हो। यदि संक्षेप में कहूँ तो रूप और गुणों की खान है रिया। समय से घर आकर अपनी माँ का हाथ बटाने लग गई। उसने हॉल में कॉर्नर में रखे साइड टेबल पर गुलदान में सफेद रजनीगंधा के फूलों का गुच्छा और खिड़कियों पर गहरे नीले रंग के पर्दे लगा दिए, और सोफे पर से भी कवर हटाकर बीच में रखी टेबल पर एक चांदी के मेवादान में मेवा भरकर लगा दिया। उसके बाद उसने साधना जी को आवाज दी, मम्मा एक बार आप बाहर आकर देख लो, सब ठीक है ना। फिर जैसे ही साधना जी बाहर आई, उन्होंने खुशी से रिया का माथा चूम लिया और बोली, मेरी बिटिया सियानी हो गई है, बहुत सुंदर। और इतना कह करके वे वापस फिर रसोई घर में चली गई। रिया रसोई में आ गई अपनी माँ का हाथ बटाने को। माँ के साथ मिलकर उसने ढोकले बनाए। साधना जी की समोसे बनाने में भी मदद की। फिर रसोई के काम से निवृत्त होकर दोनों माँ बेटी तैयार होने के लिए अपने कमरे में आ गई। रिया ने डार्क ब्लू जींस पर सफेद रंग का टॉप पहना था। खुले बाल, आंखों में काजल और होठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक में बहुत ही गरिमामयी व्यक्तित्व की धनी लग रही थी आज डॉक्टर रिया। तब तक विपिन जी भी ऑफिस से आ गए थे। जैसे ही रिया तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसको यूं सादगी से तैयार हुआ देखकर विपिन जी और साधना जी दोनों ही उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। विपिन जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया, और साधना जी ने दोनों हाथों से उसकी बलाइयां लेते हुए, नजर न लगे हमारी रिया को, आज तो लगता है हमारी डॉक्टर साहिबा को एक नए दिल के मरीज का इलाज करना पड़ेगा। इतना कहकर साधना जी खिलखिला पड़ी, और साधना जी और रिया ने भी उनकी हंसी में साथ दिया। बस वे लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि डोरबेल बज उठी। विपिन जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। आइए आइए जी, अंदर आइए, कहते हुए विपिन जी
मेहमानों को अंदर हॉल में लेकर आए। फिर अपने परिवार का परिचय कराते हुए कहने लगे, मैं विपिन, ये मेरी धर्मपत्नी साधना और ये है हमारी इकलौती बेटी रिया। उनके इतना कहते ही रिया ने आगे बढ़कर उन सभी को नमस्कार करके उनका अभिवादन किया और फिर लड़के के पिताजी ने अपने परिवार का परिचय देते हुए कहा, मैं संजय, ये मेरी धर्मपत्नी ममता और ये है हमारा इकलौता सुपुत्र शुभम। और इस परिचय के आदान प्रदान की औपचारिकता के बीच रिया सभी के लिए कीवी मॉकटेल बनाकर ले आई। तब संजय जी कहने लगे, अरे बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम कुछ देर हमारे पास बैठो। तब नजरें झुकाकर रिया अपनी माँ के समीप जाकर बैठ गई। बेटी, आप क्या करती है? संजय ने कहा, ये तो महज बातचीत आरंभ करने के लिए पूछा गया एक बहुत ही औपचारिक सा सवाल था, क्योंकि लड़के वालों को पता तो पहले से ही होता है ये सब कुछ। खैर, जो भी हो, जितना औपचारिक सवाल था उतनी ही औपचारिकता से रिया ने जवाब दिया, जी मैं सिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इसी बीच ममता जी ने अपनी पैनी दृष्टि से पूरे हॉल का मुआयना करते हुए सामने दीवार पर टंगी बड़ी सी पेंटिंग को देखकर पूछा, ये पेंटिंग? साधना ने कहा, ये रिया ने बनाई है, इसे चित्रकारी का बहुत शौक है। ममता, ओहो अच्छा। तभी शुभम ने सवाल किया, पेंटिंग के अतिरिक्त आपकी और क्या क्या हॉबीज है? इससे पहले कि रिया कोई जवाब देती, शुभम की माँ ममता जी बोल उठी, एक डॉक्टर को चीड़ फाड़ के अलावा और भला क्या शौक हो सकता है? ममता जी की यह बात सुनकर रिया के मन को बहुत ठेस पहुंची। उसके माता पिता भी बहुत आहत हुए, पर मौके की नजाकत को देखते हुए उन लोगों ने चुप रहना ही मुनासिब समझा और रिया ने भी बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू रखते हुए बहुत ही संयत स्वर में जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा प्रोफेशन ही मेरा फैशन है। मैं अपने काम को पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरे लिए मेरी काम ही मेरी प्राथमिकता है। मेरे जीवन में बाकी सभी चीजों का स्थान उसके बाद ही आता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। फिर रिया की मम्मी कहने लगी, जी हाँ, हमारी रिया के लिए कर्म ही पूजा है। वैसे हमारी बेटी गृह कार्यों में भी बहुत दक्ष है, हर काम में महारत हासिल है इसको। ममता जी की इस बात से थोड़ा बोझिल हुए माहौल को हल्का रखने के ख्याल से विपिन जी ने कहा, साधना, तुम रिया के साथ मिलकर नाश्ता लगा लो। जी अभी लगाती हूँ, कहकर रिया के साथ रसोई घर में चली गई। तभी विपिन जी ने शुभम से सवाल किया, बेटा, आपने आगे क्या करने का सोचा है? जी मैं पापा के बिजनेस को ही ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तभी साधना जी रिया के साथ नाश्ते की ट्रे लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोग नाश्ता कीजिए, सब कुछ घर पर ही बनाया है। साधना जी ने नाश्ते की प्लेट लगाती हुए कहा। तब एक बार फिर ममता जी बोल उठी, क्या यह सब कुछ रिया ने बनाया है? बस मिलजुल कर ही बनाया है सब। वैसे ढोकले इसने ही बनाए हैं, यह ढोकले बहुत अच्छे बनाती है और इसी रसोई का और भी सब काम बहुत अच्छी तरह से करना आता है। यह सुनकर संजय भी बहुत खुश हुए और कहने लगे, अच्छा, तो बिटिया एक अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ पाक कला में भी निपुण है। इतना कहकर उन्होंने ढोकले का एक पीस उठाया और उसकी बहुत प्रशंसा की। शुभम और ममता जी की तो और तस्तरी बढ़ाते हुए साधना जी ने एक बार फिर आग्रह किया, आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं लिया, थोड़ा तो लीजिए। उनके बार बार आग्रह करने पर शुभम और ममता जी ने भी नाश्ते की प्लेट ले ली। और तब शुभम कहने लगा, वाह, ढोकले तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। लेकिन ममता जी बिल्कुल खामोश बैठी थी। सभी उनके इस अप्रत्याशित से व्यवहार से हतप्रभ थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस व्यवहार की वजह क्या थी। यदि रिया के डॉक्टर होने से ऐतराज था उन्हें, तो ये बात तो वे पहले से ही जानती थी, तो फिर वे उसको देखने के लिए आई ही क्यों? अभी रिया और उसके माता पिता के दिमाग में इन्हीं सब सवालों में धमाचौकड़ी मचाई हुई थी कि तभी अचानक से ममता जी की आवाज एक बार फिर गूंज उठी, बेटा, क्या आप हर वक्त जींस टॉफी पहनती हो? उनके इस अप्रत्याशित से सवाल पर विपिन जी और साधना जी एक पल को स्तब्ध हो गए, पर रिया ने बहुत ही संयत स्वर में बिना विचलित हुए उत्तर दिया,
जी हाँ, मैं अधिकांश जींस टॉप ही पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि आंटी आप जानती ही है महानगरीय जीवन कैसा होता है। यहाँ दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी में और अपने प्रोफेशन में मैं जींस टॉप में ही कंफर्टेबल होती हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गई। इस पर संजय जी कहने लगे, ममता ये कैसी बातें कर रही हो? ममता जी, मैंने तो सिर्फ एक साधारण सा सवाल किया है, इसमें गलत क्या है? तब शुभम कहने लगा, मम्मी आप भी ना, क्या फर्क पड़ता है इन सब से? क्या फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। लोग मुझे सवाल करेंगे, मुझे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा, तू नहीं समझेगा इन बातों को। इतना कहकर उन्होंने फिर रिया से एक और सवाल किया, क्या तुम कभी भी साड़ी नहीं पहनती हो? क्या तुम आज भी साड़ी नहीं पहन सकती थी? उनके इस नस्तर से चुभते सवाल का भी रिया ने बहुत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, जी आंटी, आप शायद अपनी जगह सही है, पर मैं आप लोगों के सामने किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना चाहती थी। बस मैं जैसी हूँ और जैसी रहती हूँ वैसा ही मैं आप लोगों के सामने आना चाहती थी। मैं किसी भी किस्म के आडंबर या दिखावे में विश्वास नहीं रखती हूँ। इतना कहकर उसने दोनों हाथ से नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दिए। शुभम, आपने बिल्कुल सही कहा, एक दिन झूठ मूठ का दिखावा करके सामने वाले को धोखे में रखने में तो मैं भी विश्वास नहीं रखता हूँ। शुभम अभी अपना वाक्य पूरा ही कर पाया था कि ममता जी उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, भाई साहब अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, हमारा जो भी फैसला होगा 1-2 दिन में विचार करके जवाब दे देंगे। इतना कहकर वे लोग निकलने के लिए उद्यत हो गए। तब विपिन जी हाथ जोड़कर कहने लगे, भाभी जी यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी। तब संजय जी उनके हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, अरे भाई साहब आप क्षमा मांगकर हम लोगों को शर्मिंदा ना करें। ममता अब चले। इतना कहकर वे लोग निकल गए और रिया और उसके माता पिता चंबत से खड़े रह गए। इधर रिया, विपिन जी और साधना जी तीनों ही हतप्रभ से खड़े रह गए। कुछ पल को एकदम सन्नाटा सा छा गया। तभी सन्नाटे को चीरते हुए विपिन जी कहने लगे, अरे हीरा है हमारी बेटी, हीरा, और हीरे की फर्क जोरी ही कर सकता है। अफसोस कि वे लोग इस हीरे को कहाँ समझ बैठे। तब साधना जी बोल पड़ी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी बेटी हमारा गुरूर है, बहुत कदरदान मिलेंगे इस हीरे के। यह कहकर माता पिता दोनों ने ही सामने खड़ी रिया को गले लगा लिया और एक बार फिर दोनों तीनों के ठाकों से घर गुंजायमान हो उठा। कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा परिवार इस बात को भी भूल चुका था। लेकिन फिर कुछ ही समय बीता होगा कि एक और रिश्ता आया रिया के लिए। पिछली बार की घटना से आहत रिया इस बार अपनी गलती को शायद दोहराना नहीं चाहती थी। इसीलिए तैयार होने जाने से पहले वह बोली, मम्मा मैं सलवार सूट या साड़ी। रिया बस इतना ही बोल पाई थी कि साधना जी बीच में ही बोल पड़ी, नहीं कोई जरूरत नहीं है बेटा, हमारी बेटी जैसी है, अगर वैसी ही किसी को पसंद है तो ही हम तेरा हाथ किसी के हाथ में देंगे, अन्यथा नहीं। कोई समझौता नहीं होगा तेरे जीवन के साथ। किसी और की संकीर्ण मानसिकता के लिए तुझे स्वयं को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जिन लोगों की सोच इतनी छोटी हो वो लोग तुझे भला क्या खुशी दे पाएंगे? नहीं देनी हमें ऐसे घर में अपनी बेटी। और इतना कहकर उन्होंने रिया को गले से लगा लिया। सभी तैयारियां पूर्ववत हो चुकी थी। रिया आज भी हल्के साधारण से मेकअप और ब्लैक डेनिम और पिंक टॉप में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके रेशमी जुल्फे हवा के झोंके से बार बार उसके चेहरे पर आकर उसके मुखमंडल को और भी शोभायमान कर रही थी। वे तीनों तैयार होकर अभी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और विपिन जी ने दरवाजा खोलते हुए उन सभी का अभिवादन किया। और सामने लड़का मानस, उसकी छोटी बहन तनु और उनके माता पिता खड़े थे। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। आपसी परिचय के आदान प्रदान और थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद सभी ने नाश्ता वगैरह किया। फिर मानस और तनु और उनके मम्मी पापा सभी ने घर की साज सज्जा और नाश्ते की भूरी भूरी प्रशंसा की। और उन लोगों को जब यह पता लगा कि रिया को घर के काम का इतना शौक है और वह गाने का भी शौक रखती है तो वे सभी बहुत प्रभावित हुए
और फौरन ही मानस की मम्मी बोल उठी, साधना जी, हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। यदि आप लोगों को हमारा मानस पसंद हो तो। तब विपिन जी कहने लगे, जी ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारी बेटी आपके घर की शोभा बने, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार मानस और रिया भी एकांत में बातचीत कर ले तो बेहतर होगा। जी अवश्य, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मानस के पिता विनोद जी फौरन बोल उठे। फिर सभी बड़ों की सहमति से मानस और रिया बाहर लॉन में घूमने निकल गए। मानस, आप एक इतनी काबिल डॉक्टर है, फिर भी अपनी व्यवस्थाओं के बीच आप घर के कामों के लिए, संगीत और चित्रकारी जैसे अपने शौक के लिए समय कैसे निकाल पाती है? यदि चाहत हो तो फिर सब कुछ हो जाता है मानस जी। अपने प्रोफेशन के साथ ही साथ अपनी हॉबीज के लिए भी मैं थोड़ा सा वक्त चुरा ही लेती हूँ। आपको किस तरह का संगीत पसंद है? मानस ने कहा, जी मुझे पुराने सिंगर्स के गाने बहुत पसंद है। वाह, कितनी मिलती जुलती है हमारी पसंद। मुझे भी इन सभी सिंगर्स के ही सॉन्ग्स पसंद है। मानस ने कहा, मानस जी, आप भी तो एक सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट है, और फिर आप रहते भी दिल्ली से जैसे महानगर में है, तो आप कैसे अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकाल पाते हैं? बस आप ही की तरह हम भी। ओहो, तो ये बात है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी बाहर लॉन की खूबसूरती देखकर मानस ने पूछा, आप लोगों का बगीचा तो बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया संवारा गया है, कौन करता है इसकी देखभाल? जनाब, ये शौक भी इस नाचीज का ही है। अब तक मानस के साथ बातचीत में सहज हो चुकी रिया ने खिलखिलाते हुए कहा, अच्छा जी, तो आप बागबानी का शौक भी रखती है? क्या बात है, आप तो एकदम ऑलराउंडर निकली। मानस ने भी चुहल करते हुए कहा। तब चलते चलते रिया ने अचानक से पूछा, मानस जी, क्या आपको और आपके परिवार को मेरा यूं जींस टॉप पहनना नागवार नहीं गुजर रहा? मानस, रिया जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे भी ज्यादा वृद्ध सोच रखते हैं, उन्हें इन सब बातों को से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पहनावा आपके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। आपके पहनावे से ज्यादा हम सभी के लिए ये बात मायने रखती है कि आपकी सोच कैसी है। आज मेरी भी तो एक छोटी बहन है, वो भी तो वेस्टर्न आउटफिट ही पहनती है, फिर हम आप पर ये पाबंदी क्यों करके लगाए भला? आप में और तनु में क्या फर्क है? ये दोहरे मापदंड लोग क्यों अपनाते हैं भला? मैं नहीं जानता, मैंने तो बचपन से ही अपने घर में अपने मम्मी पापा की खुली सोच को ही देखा है, तो मुझे तो लोगों की ऐसी सोच में बहुत कोफ्त होती है। गुस्से से तमतमाया हुआ मानस बोलता चला गया। रिया बस अवाक सी उसका चेहरा देखती रह गई। खैर छोड़िए, हम भी क्या बात ले बैठे हैं, कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं, थोड़ा सहज होने की कोशिश करते हुए मानस बोला। तब रिया ने अपनी नजरें झुका ली। फिर बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में रिया बोली, मैं नहीं जानती थी कि इस बात से आपको इतनी तकलीफ पहुंचेगी। नमन करती हूँ मैं आपकी और आपके परिवार की सोच को। फिर मानस ने कहा, क्या आप मेरे विषय में कुछ जानना नहीं चाहोगे रिया जी? नहीं, आपने अपनी सोच का उदाहरण तो मेरे सामने पहले ही पेश कर दिया, तो अब कुछ विशेष नहीं है पूछने को, जानने को। तो फिर रिश्ता पक्का। बोलकर मुस्कुराते हुए दोनों घर के अंदर आई तो सभी की निगाहों में एक ही सवाल था, और दोनों को यूं मुस्कुराते देखकर सभी खुश हो गए और सभी के होठों पर एक स्मित तैर गई। अब विनोद जी कहने लगे, बधाई हो भाई साहब, मुंह मीठा कराइए। तभी तनु रिया के निकट जाकर खड़ी हो जाती है और मानस को चिढ़ाते हुए कहती है, भैया बहुत परेशान करते थे ना आप मुझे, अब देखना मैं भाभी के साथ मिलकर आपको कितना तंग करूंगी। मानस, अच्छा जी, इतनी जल्दी टीम बदल ली? घर चल फिर बताता हूँ तुझे। तनु, भैया अगर परेशान करोगे तो भाभी से शिकायत कर दूंगी। मानस को चिढ़ाते हुए तनु कहने लगी। तनु के इतना कहते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े और बस इसी तरह हंसी खुशी के माहौल में रिश्ता पक्का हो गया।
और फिर कुछ ही दिनों में खूब धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो गया। और उधर ममता जी लगी थी अपने बेटे के लिए एक साड़ी वाली बहू खोजने की कवायद में। यहाँ रिया विदा होकर ससुराल आ जाती है। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। रिया ने बहुत ही अच्छी तरह से घर और हॉस्पिटल दोनों की ही जिम्मेदारी संभाल रखी है। मानस और उसके माता पिता और तनु सभी रिया से बहुत खुश हैं। वह घर में सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। परिवार के हर एक सदस्य के मन की बात बिना कहे समझ लेती है। अपने मधुर व्यवहार और अपनी कार्य कुशलता से उसने सभी का दिल जीत लिया है। इधर शुभम के माता पिता अपने बेटे के लिए किसी घरेलू किस्म की लड़की की तलाश में हैं। उन लोगों ने अखबार में भी विज्ञापन दिया, ऑनलाइन भी, सभी मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी शुभम का बायोडाटा अपलोड किया। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार उन लोगों को अपनी पसंद की बहुत ही सुंदर, दिखने में शर्मीली सी तथा कथित आदर्श सुसंस्कारी साड़ी वाली बहू मिल ही गई। उसका नाम था सुहानी। सुहानी ने ग्रेजुएशन किया है और वो एकदम घरेलू किस्म की लड़की है। उसे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। जब संजय जी और ममता जी उसको देखने गए तो उसने बड़े ही अदब से सर पर पल्लू रखकर उन लोगों के पैर छुए और ममता जी तो जैसे उसके इसी अदा पर फिदा हो गई और कहने लगी, बहू हो तो ऐसी, मेरी तरफ से तो आज ही रिश्ता पक्का समझिए। उन्होंने और कुछ भी जानने समझने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि साड़ी पहनना और सिर पर पल्लू लेकर सभी बड़ों के पैर छूना एक आदर्श भारतीय नारी के संस्कारों की पहचान जो है। अब सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी। विशेषतया ममता जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उनकी साड़ी वाली बहू की तलाश जो पूरी हो गई थी। और बस फिर क्या था, फौरन ही शुभम और सुहानी की सगाई हो गई। और फिर कुछ ही दिनों में सुहानी और शुभम एक खूबसूरत बंधन में बंध गए। अब तो जैसे ममता जी के जमीन पर ही पांव नहीं पड़ रहे थे। सबसे कहती फिर रही थी, देखो मेरी बहू नगीना है, नगीना। मुंह दिखाई के लिए आई हुई सभी औरतें भी तारीफ के पुल बांधते नहीं थक रही थी। अरे ममता बहन, कहाँ से ले आई है नगीना? ममता जी, अरे रत्नों की खान से चुना है मैंने इस नगीने को अपने शुभम के लिए। सच कह रही हो ममता बहन, सभी औरतें सवे स्वर में बोल पड़ी। सुहानी रोज साड़ी पहनकर सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकलकर ममता जी और संजय जी के पैर छूती तो जैसे उनका रोम रोम पुलकित हो उठता। फिर वे लोग कुछ दिनों के बाद हनीमून के लिए कनाडा चले गए। लगभग 10-15 दिनों का टूर था उन लोगों का। उसके बाद जब वे लोग कनाडा से वापस लौटे तो एक दिन ममता जी ने कहा, सुहानी बेटा, आज नाश्ते में ब्रेड रोल बना लेना, शुभम को बहुत पसंद है। तब सुहानी बोली, मम्मी जी, मुझे तो ब्रेड रोल बनाना नहीं आता है। अब तो ममता जी अवाक होकर उसका मुंह देखती रह गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसकी इस बात पर क्या प्रतिक्रिया करे। फिर भी उन्होंने मौन रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है बाकी कामों में वो पारंगत हो, कोई जरूरी तो नहीं कि सभी को सब कुछ आता हो। मन ही मन ऐसा सोचकर उन्होंने खुद को दिलासा दी। लेकिन धीरे धीरे सुहानी के रंग ढंग सभी के सामने आने लगे। उसे ढंग से घर का कोई भी काम करना नहीं आता था और ममता जी उसे सिखाने की कोशिश भी करती तो वह सीखना भी नहीं चाहती थी। उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बन संवर कर घूमना फिरना, मौज मस्ती और सैर सपाटा, यह सभी अच्छा लगता था। और जब ममता जी को अपनी भूल का एहसास होने लगा था कि साड़ी वाली बहू के चक्कर में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, पर अब वह कर भी क्या सकती थी सिवाय पछताने के। उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। संजय जी और शुभम का भी मन खिन्न रहता था, पर कोई उपाय न देख सभी चुप रहते थे।
एक दिन ममता जी की कुछ सखियां उनके घर पर आई थी। वह उन सभी के सामने सुहानी की तारीफों के पुल बांध रही थी। मेरी बहू अप्सरा है, बिल्कुल अप्सरा, देखो। जहां आजकल की लड़कियां जींस टॉप से ऊपर नहीं आती है, वही हमारी सुहानी आज भी साड़ी पहनती है और सिर पर पल्लू भी लेती है। रोज सुबह उठते ही मेरे और अपने ससुर जी के पैर छूती है। बहुत ही संस्कारी बच्ची है। शायद ये उनकी व्यवस्था थी आज, क्योंकि ये उनकी इज्जत का सवाल था। समाज में दिखावे के लिए उन्हें मन मारकर ऐसा करना पड़ रहा था। फिर उन्होंने आवाज लगाई, सुहानी बेटा, मेरी सहेलियां आई है, जरा उनके लिए 4-5 गिलास जूस ले आना। पर सामने से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। ममता जी सोच रही थी कि क्या करे क्या ना करे। तभी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लिए सजी धजी सुहानी बाहर हॉल में आई और उसने ममता जी की सभी सखियों के पैर छुए। उसके ऐसा करते ही ममता जी की सभी सखियां उसकी ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगी। उनकी एक सखी विनीता कहने लगी, ममता, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसी हीरे जैसी बहू मिली। तभी फिर एक और सखी सोना बोल उठी, हाँ ममता, सच जैसा तू कह रही थी, उससे भी बढ़कर सुंदर, सुशील और संस्कारी निकली तेरी बहू तो। तभी फिर रीना भी कहने लगी, अरे ममता, मुझे तो तुझसे जलन होने लगी। एक तेरी बहू है और एक मेरी बहू को देखो, न चूड़ी पहनती है, न पायल, न माथे पर बिंदिया, न मांग में सिंदूर, और सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर अंग्रेजी में गिटपिट करती रहती है। बस उसके इस बात पर सभी सहेलियां हंसने लगी और ममता जी का सिर गर्व से और भी ऊंचा हो गया। तभी ममता जी ने सुहानी से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें जूस लाने के लिए आवाज लगाई थी, क्या हुआ? तब वह ममता जी की ओर मुखातिब होकर बोली, मम्मी जी, आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, रात को खाना बाहर ही खाकर आऊंगी। इतना कहकर वह वहां से निकल गई। अब तो ममता जी की निगाहें शर्म से धरती में गड़ी जा रही थी। अब वही सहेलियां जो पहले तारीफ करते नहीं थक रही थी, आपस में कुसुर फुसुर करने लगी। देखो तो सही जरा कैसे झट से निकल गई। फिर रीना कहती है, अरे इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है, भले ही साड़ी ना पहनती हो पर ऐसा तो नहीं करती कम से कम। अब ममता जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका रोने का दिल कर रहा था, पर सबके सामने रो भी नहीं सकती थी। ममता जी, तुम लोग बैठो, मैं अभी सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। तब विनीता कहने लगी, नहीं ममता, तू रहने दे, तू परेशान मत हो, वैसे भी अभी हम लोगों का कुछ लेने का मन भी नहीं है। हाँ हाँ ममता, तू आराम कर, अब हम लोग निकलेंगे। तभी अब तक चुप बैठी राखी बोल पड़ी, अरे अभी याद आया, मुझे तो बाजार भी जाना है, चलो भाई चलो, देरी हो रही है, निकलते हैं। कहकर ममता जी से इजाजत लेकर वे सभी सखियां वहां से निकल गई। ममता जी को कुछ जवाब ना सूझा, वह चुपचाप नजरें झुकाई बैठी रही। ममता जी अभी तक इस सदमे से उबर भी नहीं पाई और अपने हाथों में सर लेकर सोफे पर धंसकर बैठी हुई थी कि तभी उनका फोन बज उठा। फोन पर नाम देखकर एक पल के लिए उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, हेलो ममता, कैसी है, क्या हाल है, क्या हो रहा है, तेरी तो कुछ खैर खबर ही नहीं है, हमारी याद वाद आती भी है कि नहीं? ममता जी, अरे वाह, इतने दिनों बाद, और तू रुकेगी भी या धारा प्रभा बोलती ही चली जाएगी? और तू बोल, कहाँ से रही है? आज अचानक तुझे मेरी याद कैसे आई? ममता जी ने अपनी अभिन्न सखी अमिता के अनवर प्रश्नों के उत्तर में नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया। अमिता जी, अरे मोहतरमा, हम आपके ही शहर में आ गए हैं, हमारे पति देव का तबादला इसी शहर में हो गया है। ममता जी, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अमिता जी, अच्छा, अब तू यह बता कि तू मुझसे मिलने कब आ रही है? मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ।
तू बेटे की शादी में भी नहीं आई, तुझसे ढेरों बातें करनी है। ममता जी, हाँ यार, कुछ व्यस्तता ही ऐसी रही कि आ ही नहीं पाई। तू भी तो नहीं आई मेरे शुभम की शादी में। अमिता जी, हाँ बस वो यूं ही यार। खैर छोड़ो ये सब बातें। और तुम कल लंच हमारे साथ ही कर रही हो मेरे घर पर। ठीक है, कहकर ममता जी ने एक गहरी सांस लेकर फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह से ममता जी बहुत ज्यादा उत्साहित थी अपने बचपन की सखी से मिलने के लिए। सब काम निपटाकर फटाफट तैयार होकर वे निकल पड़ी अपनी सखी से मिलने के लिए उसके घर की ओर। जैसे ही ममता जी अमिता जी के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खोला और दोनों सखियां वही दरवाजे पर ही एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। दोनों कम से कम 20 साल के अंतराल के बाद जो मिली थी, जबकि बचपन में दोनों ही सखियों की दांत काटी रोटी थी। लेकिन कुछ तो दूरियां और कुछ घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते दोनों सखियों का आपस में मिलना ही नहीं हो पाया था। आज मिलते ही दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ पल तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगकर रोती रही। फिर थोड़ा संयत होकर अमिता जी बोली, आओ अंदर चलकर बैठते हैं। कहकर वे ममता जी को लेकर अंदर कमरे में आ गई। दोनों सखियां अभी बातों में ही मशगूल थी कि तभी एक हल्की सी दस्तक के साथ कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। अमिता जी की बेटी कॉलेज से आते ही धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर अमिता जी के गले में बाहें डालकर कहती है, अरे मम्मा, आप कल से आंटी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है, जरा हमारा भी तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिए आंटी से। अमिता जी, हाँ हाँ बेटे जरूर, क्यों नहीं। फिर ममता जी की ओर मुखातिब होते हुए, ममता, ये मिल मेरी लाडली बिटिया रानी से, जिसे हम सब प्यार से तनु बुलाते हैं। और तनु, ये है तुम्हारी ममता आंटी। मम्मा, आपकी और आंटी की दोस्ती कितनी पुरानी है। मुझे आप लोगों की फ्रेंडशिप की स्टोरी सुनाओ ना मम्मा, मुझे सुननी है। अमिता जी, हाँ बेटे जरूर सुनाऊंगी। सुनो, हम दोनों की दोस्ती कोई आजकल जैसी नहीं है, जो आज हुई है और कल खत्म, बात बात पर टूट जाए, वो रिश्ता भी हमारा नहीं है। हमारा रिश्ता तो दिल से दिल का रिश्ता है। 40 सालों से भी पुरानी है हमारी दोस्ती। आज पूरे 20 साल के बाद हम मिल रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कल ही की तो बात है। ममता जी, हाँ बेटा, हम दोनों बिना कहे ही एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं। फिर अमिता जी को संबोधित करते हुए, अमिता, बचपन में कितनी मस्ती किया करते थे ना हम। तुझे याद है वो दिन जब अपना 7वीं कक्षा का रिजल्ट निकला था, अपने दोनों के बराबर अंक थे। अरे हाँ, अच्छे से याद है, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। अपने दोनों कक्षा में प्रथम आए थे, इसीलिए अपने दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में थे उस दिन। और फिर उस दिन आपने दोनों ने मिलकर इतिहास की मैम को कैसे डराया था ना ममता जी। हाँ, और उनको डरा कर अपने दोनों छुप गए थे, और वो कितना डर गई थी। और फिर प्रिंसिपल मैडम से हम लोगों को खूब डांट पड़ी थी और सजा भी मिली थी। अमिता जी, मुर्गा बना दिया था मैम ने, कहकर दोनों सखियां हंसने लगी। अरे बाप रे मम्मा, आप लोग तो हम लोगों से भी ज्यादा मस्तीखोर थे। तनु ने जिस तरह से आश्चर्य से गोल गोल मुंह बनाकर कहा, उसके इस अदा पर तीनों ही खूब जोर से हंस पड़ी। अमिता जी बोली, तनु, भाभी से कहो आंटी के लिए कुछ ठंडा ले आएगी। हाँ मम्मी, कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद अमिता जी कहती है, ममता क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है। ममता जी, नहीं यार, कुछ भी तो नहीं, कितना तो हंसी हूँ अभी तेरे संग, मुझे भला कैसी परेशानी। अमिता जी, ममता तू ज्यादा बन मत, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, मुझे सच सच बता। तभी अमिता जी की बहू मॉकटेल लेकर कमरे में आई। नमस्ते आंटी, कहकर उसने ममता जी का अभिवादन किया और फिर बोली, आंटी गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा मॉकटेल लीजिए। और जैसे ही ममता जी ने
मॉकटेल का गिलास लेने के लिए ऊपर की ओर नजरें उठाई तो लगा कि वो गस खाकर फिर गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला। उधर अमिता जी की बहू जूस की ट्रे रखकर जा चुकी थी। ममता जी ने अचरज भरी निगाहों से अमिता जी से पूछा, अमिता जी कहने लगी, हाँ ममता, ये रिया है मेरी बहू। रिया हीरा है, हीरा। हमारी बहू डॉक्टर है, लेकिन फिर भी तनिक भी घमंड नहीं है। गृह कार्य में इतनी दक्ष है कि कुछ मत पूछो। घर और हॉस्पिटल दोनों की ही जिम्मेदारी बखूबी उठाती है। मुझे तो एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। पूरा घर संभाल रखा है। मेरी और मानस के पापा की सेहत का और हमारे खाने पीने का पूरा ख्याल रखती है। मेरी बेटी तनु की तो सबसे अच्छी दोस्त है रिया। एक ही सांस में इतना सब बोलकर अमिता जी ने एक गहरी सांस ली और तभी रिया फिर नाश्ते की ट्रे लेकर हाजिर हो गई। ब्रेड रोल, रसमलाई, ढोकला और सैंडविच। इतनी सारी चीजें देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी ममता जी। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती तभी अमिता जी की आवाज गूंज उठी, ये सब हमारी रिया ने अपने हाथों से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है हमारी बहू रानी। रिया फिर से नाश्ता रखकर वापस चली गई। वे ममता जी अभी तक स्तब्ध बैठी हुई थी। एकदम तभी अमिता जी ने सवाल किया, बोल ममता, कैसी लगी मेरी बहू? ममता जी, सच में हीरा है तेरी बहू अमिता, हीरा। मैंने जिस हीरे को कांच समझकर ठुकरा दिया था, तेरी पारखी नजर ने पहचान लिया। रूंधे हुए गले से सिर्फ इतना ही बोल पाई आज ममता जी, और इतना बोलते बोलते उनका गला रुंध गया। जब मौके की नजाकत को भांपते हुए अमिता जी ने कहा, ममता, अब बीती बातों को भूलकर नाश्ता करो। जो हुआ ठीक है, जाने दो। पिछली बातों को याद करने से सिर्फ दुख ही हासिल होगा। ममता जी, हाँ अमिता, तू ठीक ही कह रही है। पिछली बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। ये शायद मेरी रूढ़िवादी सोच की ही सजा मुझे मिल रही है। कहते कहते ममता जी की आंखें छलछला आई। फिर दोनों सखियों ने नाश्ता करते हुए ढेर सारी बातें की। अपने तन मन की सारी बातें कहकर दोनों ने मन हल्का कर लिया। शाम होने लगी तब ममता जी ने अमिता जी से जाने की इजाजत मांगते हुए कहा, अमिता, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। अब तू बता, तू कब आ रही है मेरे पास? अमिता जी, यार मन तो नहीं भरा, पर अब शाम हो गई है तो तुझे तो रोक भी नहीं सकती। मैं जल्दी ही तेरे यहाँ आने की कोशिश करूँगी। और इतना कहकर अमिता जी ने उन्हें रिया के हाथ की बनाई हुई एक पेंटिंग गिफ्ट करते हुए कहा, ममता, यह पेंटिंग मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है। और पेंटिंग को हाथ में लेते हुए ममता जी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। आज पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी ममता जी। अमिता जी से विदा लेकर घर की ओर जाते हुए बार बार ममता जी के जहन में बस यही विचार आ रहे थे कि काश साड़ी वाली बहू की जिद ना करती तो रिया मेरे घर की बहू होती।